प्रकरण 2 काव्यखंड संवत 1925 से 1950। नई धारा प्रथम उत्थान। यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा के स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि हैं। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल की में कविता की प्राप्त हुए। रीतिकाल के कवियों की रूढ़ी में हास्य रस के अवलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलम्बन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले, अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी, रईस नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिका वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और असक्त रहता है। विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उसमें कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे बड़े आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्रप्रकाश, सुदामाचरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाईसार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति वैचित्र के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्याकार निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक, मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र
जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारत तेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की मार्मिक व्यंजना है। वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिसमें कहीं देश के अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनित भावों का संचार पाया जाता है। विजिनी विजय वैजंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है, कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद। सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान, सो जे आरज शब्द को सुन और फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, क्यों आप ही ऊंचे भये, आर्य मोक्ष के बार। का कारण जान प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धुन। हाय वह भारत भूव भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी। हाय पंच नदी हा पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत। हाय चित्तौर नीलज तुभारी, अजहू खरो भारत ही मझारी। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हूँ बेग किन प्रबल तरंगा। बारहूँ किन झट मथुरा काशी, धो रहूँ यह कलंक की राशि। चित्तौर पानीपत इन नामों में हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है, उसके लिए ये नाम ही काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है, कहाँ करुणानिधि केशव सोर, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोर। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारत तेंदुलकर ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात, उनके संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। वाम प्रकृति के अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा और उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग अलग वस्तुएं और व्यापार हैं और दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा। कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चलता है। अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारत तेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं, उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का वर्णन है। श्रृंगार रस के कवित्व सभ्यों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए, ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर दो एक होली व वसंत आदि गाने की चीज़ें फुटकर भी मिलती हैं।
पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीज़ों में भारतेंदु ने कुछ लावनियाँ और ख्याल भी लिखे जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी स्वयं पदात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद, उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद भी हैं जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषण के रूप में कही गई हैं। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियाँ देखिए। तब ही लखियो जहाँ रमो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछू तत्व कहूँ के सहूँ नाही। कहीं कहाँ लगी नृपहि दबे हैं, जहाँ ऋण भारन तहाँ जितनी धन कथा कौन जे ग्रही साधारण। इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सबे सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति क्वारी। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। हर गंगा त्रपन्ताम बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजक है। हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध हुई। अगले हैं उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी की पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन संवत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी है। भारतेंदु के समान नवीन विषयों के लिए भी प्रायः रौला छंद ही लेते थे। इनके छंदों में यति भंग प्राय मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए तो जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती, तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते, तब क्षोभ और खिन्नता। कांग्रेस के अधिवेशन में ये पाए जाते थे। हीरक जुबली आदि की कविताओं को खुशामदी कविता न समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। कुछ पंक्तियाँ देखिए। अचरज होत तुम्हो सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। कारे श्याम राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताहि सो कारण को प्यारे।
या तेनी को है तुम कारे जाहूँ पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। सफल हो ही मन के सब ही संकल्प तुम्हारे। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का ही वर्णन है। जैसे भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीर बर सकल सुभट एक ही संग गारत। मरे विबुध नर नाह सकल चातुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथदर्शक पंडित। नए नए मत चले नए झगड़े नित बाड़े, नए नए दुख परे शीस भारत पे गाड़े। प्रेमचंद जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में हैं। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य ना हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उनके प्रारंभ के अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं वे भी बड़ी मार्मिक हैं। हंसारूढ़ा सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पे न भाव मोहि बैठ नो सुमोन मारी के, जाती हो चली वही सरस्वती गई जहाँ। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही है। कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमानों और उत्प्रेक्षाओं की भरमार। अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण कालिदास और भवभूति में पाया जाता है वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके जब वे इधर उधर उपमा उत्प्रेक्षा द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिना कर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न भी रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षड ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव की ओर जगाने या उद्दीपन करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफ़ी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन
पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। संस्कृत की के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती हैं। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, मेरेडिथ आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उसको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ी करना ही कवि कर्म है। उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवि ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतः कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठे खेलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कर रहा हूँ, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है, जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र में वस्तु व्यापार लिए जाएंगे, वहाँ तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे। पद्माकर की विरहिणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार ओ अनारन की डारत पे डोलत अंगारन के पुंछ है, ठीक ही है, पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना सृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंगकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। अगले पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुटकर कविताएं रची हैं, जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद भी आजमाइश के लिए बनाए थे, पर इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किए। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए
जो ब्रजभाषा में प्रचलित हैं, पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिन पीछे भाषा से के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की जो खड़ी बोली हो गई और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका, पर कविता की भाषा अभी ब्रजभाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में फारसी छंद में लिखी थी। कविता इस ढंग की थी: कहाँ होए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़ कर हमको सिधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह कविता राजा सुप्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया था। खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात ना थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उनका व्यवहार अधिकतर सदुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा ब्रजभाषा का ही चलन रहा। इंसा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद भी उर्दू छंदों में रखे। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरी दास हुए। नागरी दास तथा उनके पीछे होने वाले कुछ कृष्ण भक्तों के इश्क की फारसी पदावली और गज़लबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरी दास के इश्क चमन का एक दोहा है: कोई न पहुँचा वहाँ तक आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। पीछे नज़ीर अकबराबादी ने जन्म संवत 1997 मृत्यु 1877 कृष्ण लीला संबंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखे। वे एक मनमोजी सूफी भक्त थे। उनके पदों के नमूने देखिए: यारो सुनो ये दधी के लुटेया का बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसेया का बालपन। मोहन स्वरूप नृत्य करेया का बालपन, बन बन में ग्वाल गोबे चरेया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। वहाँ कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही, ओ आपी से झट गेंद डंडा उस काली दह में फेंक दई। यह लीला है उस नंदन लल मनमोहन, जसमत छेया की। रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जे बोलो कृष्ण कन्हैया की। लखनऊ के शाह कुंदनलाल और फंदनलाल ललित किशोर और ललित माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए हैं, जिनका रचनाकाल संवत 1913 और 1930 के बीच समझना चाहिए। उन्होंने कृष्ण भक्तों के समान ब्रज भाषा के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई झूलना छंद भी लिखे हैं, जैसे जंगल में अब रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। मानुष गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है। चाक गरेबा करके दम दम आहे भरना आता है। ललित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खिलाता है। इसके उपरांत ही लावनी बाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिर्ज़ापुर के तुकनगिरी गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुकनगिरी के दो शिष्य रिसालगिरी और देवी सिंह प्रसिद्ध लावनीबाज हुए, जिनके आगे चलकर दो परस्पर
द्वंद्वी अखाड़े हो गए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बना सखी का बाना और उसका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। लावनीबाजों में काशीगिरी उपनाम बनारसी का बड़ा नाम हुआ। लावनियों में पीछे उर्दू के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखा आए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के 2-4 कवित्व सवैये रच दिया करते थे। उधर लावनीबाज और ख्यालबाज को भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियाँ उस समय लोगों के सामने थी। जिस समय भारतेंदु जी के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया, हिंदी के कवित्व सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी ढंग संवत 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली गद्य में निकाला। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए। आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे कहो ग्रहण संकोच नहीं। तृणसैया ओ अल्प रसोई पावो स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। प्राण पियारे की गुण गाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। इसके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह बात तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वे भाषा तत्व के जानकार न थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। उनकी पोथी में और गद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद पहल मिश्र जी ने ही लिखे। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुँचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जाती है। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए हुए जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर न मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे।